Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. This is the part second of hemostasis. In part first of hemostasis, we have discussed about the meaning of hemostasis, what is vasoconstriction, type of vasoconstriction. तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि hemostasis क्या होती है, उसका रोल क्या है, कैसे हमारी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है. फिर हमने देखा था कि hemostasis के मेन 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से फर्स्ट था vasoconstriction. तो vasoconstriction को हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, क्या उसका रोल होता है, क्या उसका हमारी बॉडी में सिग्निफिकेंस होता है कोगुलेशन के टाइम पर. फिर हमने देखा था कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं. तो 3 टाइप्स को हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस करा था और समझा था. तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखिएगा. उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी. उसके बाद जो ये सीक्वेंस है हीमोस्टैसिस का पार्ट सेकेंड, उसको आप समझिएगा तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा. आपको एक पूरा सीक्वेंस समझ आएगा कि कोगुलेशन, जब हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है या फिर जब कोगुलेशन होता है तो पूरा सीक्वेंस क्या रहता है. तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट सेकंड देखिएगा. तो पार्ट सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे हाउ द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अकर्स इन अवर बॉडी. मतलब हमारी बॉडी में प्राइमरी प्लेटलेट प्लग कैसे बनता है. पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हीमोस्टैसिस होती है उसकी मेन 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट थी हमारी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड थी हमारी प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड थी हमारी सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग. प्राइमरी प्लेटलेट प्लग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हमने डिस्कस करा था. तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के तीनों टाइप्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पार्ट फर्स्ट के अंदर. पार्ट सेकंड जो है वो है स्टेज सेकंड जो है वो है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग. इस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेटलेट एडेशन एंड सेकंड इज प्लेटलेट एक्टिवेशन. फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, वो है हमारी सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो सेकेंड स्टेज है हमारी प्राइमरी प्लेटलेट प्लग. प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, 2 मैकेनिज्म होती है. फर्स्ट होती है प्लेटलेट एडेशन और सेकंड होती है प्लेटलेट एक्टिवेशन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट एडेशन के बारे में. देखिए, प्लेटलेट एडेशन आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे होगा क्या. यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं वो अडेयर होंगी. अडेयर मतलब वो किसी चीज से बाइंड होंगी, किसी चीज से जुड़ेंगी, किसी चीज से चिपकेंगी. ठीक है, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्लेटलेट सर्कुलेट कर रही हैं वो किसी ना किसी चीज से अडेयर होती है इस मैकेनिज्म के अंदर. तो देखिए होता क्या है, ये हमारी है ब्लड सर्कुलेशन. मैंने यहाँ पे बनाया कि ये ब्लड सर्कुलेशन है. ब्लड सर्कुलेशन में जो यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो किस चीज की होती है, एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग. राइट. अब देखिए हम केस लेके चल रहे हैं कि इन केस यहाँ पे कोई कट लग गया, यहाँ पे कोई डैमेज हो गया. तो ये पूरा मेरा एक ब्लड सर्कुलेशन है. यहाँ पे अगर कट लग गया, कोई डैमेज हो गया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो ये एंडोथेलियल लाइनिंग है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी. वहां पे भी कट लग जाएगा या वो डैमेज हो जाएगी. ठीक है. तो होता क्या है, नॉर्मली हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर एक कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम बोलते हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. राइट. हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. जब तक ये एंडोथेलियल सेल्स हेल्दी है, एकदम हेल्दी है, कोई इसको नुकसान नहीं हुआ है, तब तक जो ये VWF मतलब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर रहता है. ठीक है. फिर क्या होता है, इन केस एंडोथेलियल सेल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई. ठीक है. डैमेज होने के बाद क्या होगा, जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स यहाँ से डैमेज हो जाएगी, जो इसके अंदर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था वो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाएगा. यहाँ से छूट जाएगा. कहाँ रिलीज हो जाएगा, सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा. राइट. अब क्या होता है कि जो ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. एक पार्ट होता है हुक पार्ट और दूसरा होता है हमारा स्टिकी पार्ट. स्टिकी पार्ट का मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है कि चिपचिपा पार्ट होता है. ठीक है. चिपचिपा होता है मतलब इसके अंदर कुछ चिपचिपाहट होती है. स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपाहट है, स्टिकी है. इससे क्या होता है, जैसे ही यह ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होता है, ये अपने स्टिकी पार्ट की हेल्प से इसके नीचे जो ये एंडोथेलियल लाइनिंग जा रही है वहां पे क्या हो जाता है, ये अडेयर हो जाता है, स्टिक हो जाता है, बाइंड हो जाता है. इस पार्ट की हेल्प से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा. और हुक पार्ट की हेल्प से क्या करता है, इसको ध्यान से समझिएगा. हुक पार्ट की हेल्प से क्या होता है, जो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट सर्कुलेट हो रही है, हमें इस मैकेनिज्म के अंदर क्या करना है, प्लेटलेट्स को यहाँ पे रोकना है. यहाँ पे मेरे कट लग गया, हमें पता है कि प्लेटलेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉट बनाने के लिए, कोगुलेशन करने के लिए. तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स जो है सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रही है, वो यहाँ पे रुक नहीं पा रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे उसको रोकना है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लॉट बनवाना है उससे. तो मुझे उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा. उसको रोकने के लिए वॉन विलिब्रेंट
फैक्टर क्या होते हैं, बाहर सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं, जिससे यहाँ पे जो सर्कुलेट हो रही है ना प्लेटलेट, उसको ये यहाँ पे रोक सके। तो ये उसी जगह से रिलीज होते हैं जहाँ पे से प्लेटलेट्स को रोकना है। और इसी जगह से क्यों रिलीज हुआ है, क्योंकि यहीं पर एंडोथेलियल सेल्स क्या हुई है, डैमेज हुई है, और ये वॉन विलेमेंट फैक्टर उस एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ही थे। तो आपको पूरा समझ आ रहा है, जैसी डैमेज हुई एंडोथेलियल सेल्स, वॉन विलेमेंट फैक्टर बाहर रिलीज हो गए। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो स्टिकी पार्ट और एक हुक पार्ट। स्टिकी पार्ट की हेल्प से यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, ठीक है। जैसे समझिए ये एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, ये वॉन विलेमेंट फैक्टर यहाँ से रिलीज हुआ। अब इसके क्या है, ये दो इस टाइप की इसकी शेप है, एक तो इसका ये हुक पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, इसका स्टिकी पार्ट है, ये चिपचिप पार्ट वाला पार्ट है। तो ये एंडोथेलियल की लाइनिंग है नीचे, तो यहाँ इसकी हेल्प से तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा एंडोथेलियल लाइनिंग से। और जो ये हुक पार्ट है उससे क्या होगा, जो प्लेटलेट्स यहाँ से जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेटलेट है, जो ये प्लेटलेट यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। ये हुक पार्ट इसको यहाँ पे क्या कर लेगा, पकड़ के रख लेगा, क्योंकि यहीं पे प्लेटलेट्स की मुझे क्या है, जरूरत है। तो होगा क्या, ये उन प्लेटलेट्स को रोकेगा जिसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, जिसका नाम होता है GP फर्स्ट बी, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बी। जिन प्लेटलेट्स के ऊपर GP फर्स्ट बी रिसेप्टर होगा, वही प्लेटलेट्स इस हुक पार्ट से अटैच हो पाएंगी और वही यहाँ पे रुक पाएंगी। और जिनके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर नहीं होगा, वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ सर्कुलेट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने GP फर्स्ट बी यहाँ पे बनाया, तो जिसके ऊपर ये वाला रिसेप्टर है, वो वाली प्लेटलेट्स तो यहाँ पे अडेयर हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जिसके ऊपर GP फर्स्ट बी नहीं है रिसेप्टर, वो आगे सर्कुलेट हो जाएगी, वो यहाँ नहीं रुकेगी। तो प्लेटलेट यहाँ पे क्या हो गई, इस तरीके से अडेयर हो गई, इसलिए इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट अडेशन। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हम थ्योरी भी एक बार रीड कर लेते हैं। जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, उनके अंदर वॉन विलेमेंट फैक्टर होता है। जब ये एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाती है, तो वो क्या रिलीज करती है, इस वॉन विलेमेंट फैक्टर को रिलीज कर देती है। अब वॉन विलेमेंट फैक्टर रिलीज हो गया, उसके पास क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हुक पार्ट, और दूसरा होता है हमारा स्टिकी पार्ट। मतलब एक तो हुक पार्ट होता है और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट होता है। स्टिकी पार्ट का क्या फंक्शन होता है कि स्टिकी पार्ट की हेल्प से वॉन विलेमेंट फैक्टर एंडोथेलियल लाइनिंग के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, यहाँ पे स्टिकी पार्ट की हेल्प से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, राइट। फिर जो हुक पार्ट है, इसका क्या काम है कि विथ हुक पार्ट VWF मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड विथ सराउंडिंग प्लेटलेट्स। वॉन विलेमेंट फैक्टर इस हुक पार्ट की हेल्प से जो सर्कुलेट कर रही हैं प्लेटलेट्स, उनसे क्या हो सकता है, ये बाइंड हो सकता है। जैसे ही बाइंड हो जाएगा, प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, अडेयर हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर क्या हो पाएगा, कोगुलेशन का आगे का प्रोसीजर हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो प्लेटलेट्स हैं जिनके ऊपर GP फर्स्ट बी है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बी रिसेप्टर है, बस वही प्लेटलेट्स यहाँ पे रुक पाएंगी, बाकी सब आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन किसका था, हमारा वॉन विलेमेंट फैक्टर का था। तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी पर्सन के अंदर वॉन विलेमेंट फैक्टर डिजीज है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसका यही सिग्निफिकेंस है, कई बार क्या होता है पेशेंट्स के अंदर, जब हम कई बार क्या होता है पेशेंट्स के अंदर क्लॉटिंग टाइम पे नहीं हो पाती है, बहुत डिले, मतलब बहुत टाइम लगता है कि उनकी ब्लीडिंग होती जा रही है, क्लॉट नहीं बन पा रहा है। तो हम उसकी क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट कराने में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि उसका प्लेटलेट काउंट कैसा है, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हो सकता है उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, इसलिए वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। और हमें पता है कि प्लेटलेट्स का मेन रोल किसके अंदर होता है, क्लॉटिंग के अंदर होता है। तो सबसे पहला ध्यान हमारा प्लेटलेट्स के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले हम किसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि उसका प्लेटलेट काउंट हम चेक करते हैं। प्लेटलेट काउंट भी अगर उसका नॉर्मल आ रहा है, तो हमें फिर डाउट होता है कि जब प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम उसका देखते हैं कि उसके अंदर कहीं वॉन विलेमेंट फैक्टर की कोई डिजीज तो नहीं है। इस डिजीज की वजह से क्या होता है, जिन पेशेंट्स को वॉन विलेमेंट फैक्टर डिजीज होती है, उन पेशेंट्स के अंदर ये वॉन विलेमेंट फैक्टर्स बन नहीं पाते हैं, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर नहीं बन पाते। अब ये वॉन विलेमेंट फैक्टर ही उसके अंदर नहीं बन पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे नहीं था ये प्रेजेंट, VWF फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे डैमेज हुआ, एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे लाइनिंग डैमेज हुई, और यहाँ पे कोई VWF फैक्टर था ही नहीं, तो वो रिलीज ही नहीं हुआ। रिलीज नहीं हुआ तो उसने प्लेटलेट्स को पकड़ा ही नहीं, यहाँ पे अडेयर ही नहीं हुई प्लेटलेट ही नहीं अडेयर हो पा रही है। प्लेटलेट्स नॉर्मल अमाउंट में है, लेकिन जब वो यहाँ पे रुक ही नहीं पा रही है, तो वो कैसे यहाँ पे फंक्शन करेगी, कैसे वो यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करेगी। इसलिए फिर क्या होता है, ब्लीडिंग में डिले मतलब ब्लीडिंग होती रहती है और क्लॉट बनने में काफी डिले हो जाता है। जिनके अंदर पेशेंट्स के अंदर कौन सी डिजीज होती है, वॉन विलेमेंट फैक्टर की डिजीज होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस वॉन विलेमेंट फैक्टर को इतने डिटेल में डिस्कस करा, जिससे आपको वो डिजीज भी समझ आए कि उस डिजीज का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हाँ VWF को देखा जाता है, VWF का कोगुलेशन के अंदर क्या रोल है। तो उसका कोगुलेशन के अंदर यही रोल है कि वो प्लेटलेट को अडेयर करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जिनके ऊपर जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर्स होंगे वो प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हो पाएंगे, अडेयर हो पाएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, फाइनली प्लेटलेट अडेशन हो चुका है, यहाँ पे हमारी प्लेटलेट्स रुक चुकी है। तो सिंपली प्लेटलेट अडेशन क्या होती है, प्लेटलेट अडेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लेटलेट्स बाइंड विथ नॉन प्लेटलेट सरफेस। ये यहाँ पे जरूरी समझना जरूरी इसलिए क्योंकि जब हम प्लेटलेट एक्टिवेशन को पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस समझ आएगा। मैंने अभी बताया ना आपको कि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है प्लेटलेट अडेशन और दूसरी होती है प्लेटलेट एक्टिवेशन। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है वो इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि प्लेटलेट अडेशन का मतलब क्या है, प्लेटलेट अडेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लेटलेट बाइंड हो रही है लेकिन नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे प्लेटलेट बाइंड हुई है लेकिन नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ। ये नॉन प्लेटलेट, ये कोई प्लेटलेट तो ना, ये तो एक VWH फैक्टर है। तो जब प्लेटलेट किसी नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ अडेयर होती है, बाइंड होती है, तो उसे कहा जाता है प्लेटलेट अडेशन। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्राइमरी प्लेटलेट के अंदर जो दूसरी चीज है वो क्या होती है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। वो कैसे होता है, देखिए लास्ट हमने देखा कि यहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था, यहाँ पे प्लेटलेट्स आके क्या हो गई, बाइंड हो गई। जैसे ये बाइंडिंग होती है किसके बीच में, जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर, प्लेटलेट के जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर और इस VWH फैक्टर के बीच में जैसे ही बाइंडिंग होती है ना, ये बाइंडिंग होती इस प्लेटलेट को क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, जिस सिग्नल्स की हेल्प से ये प्लेटलेट क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जब नॉर्मली प्लेटलेट्स हमारी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करती है ना, तब प्लेटलेट्स एक्टिवेट नहीं होती हैं, वो सिर्फ सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है, उनको एक्टिव करने के लिए ये बाइंडिंग कराना जरूरी होता है और जैसे ही बाइंडिंग हो जाती है ये जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती है। अब एक्टिवेट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, एक्टिवेशन होने के बाद देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, इन प्लेटलेट्स के अंदर दो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अल्फा ग्रैन्यूल और सेकंड होता है हमारा डेल्टा ग्रैन्यूल्स। इनके अंदर दो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली जब ये इनएक्टिव होती हैं प्लेटलेट्स तो ये ग्रैन्यूल्स भी इनएक्टिवेट होते हैं और ये बीच में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, प्लेटलेट्स के बीच में ये अल्फा और डेल्टा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जब ये इनएक्टिवेट होती हैं। अब जैसी बाइंडिंग हुई एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये जो ग्रैन्यूल्स है ना वो बीच में रहने की जगह कहाँ जाते हैं, बॉर्डर पे आ जाते हैं, पेरिफ्री की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। पहले ये बीच में थे, जब ये इनएक्टिवेट थे तब ये बीच में थे। ठीक है, ये बीच में थे, जैसे ही क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया प्लेटलेट का, वो बाइंडिंग हुई और एक्टिवेशन हो गया, ये ग्रैन्यूल्स बॉर्डर, इस प्लेटलेट की बॉर्डर पे, इसकी पेरिफ्री पे शिफ्ट हो जाते हैं। बीच में से कहाँ जाते हैं, प्लेटलेट्स की बॉर्डर पे आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो हम समझेंगे। अभी देखिए सबसे पहले देखिए कि अल्फा ग्रैन्यूल्स और डेल्टा ग्रैन्यूल्स में क्या होता है। ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई, जैसे बैग होता है ना किसी चीज का, कि सेल के अंदर एक दो बैग है, दो बैग के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। वो बैग क्या होता है, साइड, जैसे एक्टिवेट हो जाती है ना प्लेटलेट्स, तो ये बैग प्लेटलेट्स की साइड में जाते हैं और ये बैग वहां जाके खुल जाते हैं। पहले ये बंद है बैग, जैसे ये साइड में जाएंगे, साइड में जाती है यहाँ से खुल जाते हैं और इन बैग के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो खुलते ही बैग क्या होता है, सारे केमिकल जो बाहर का सर्कुलेशन है ना उसके अंदर ये रिलीज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे अल्फा और डेल्टा ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आ गए साइड में, यहाँ पे आते ही खुल जाएंगे और खुलते इनके अंदर जो जितने भी केमिकल्स हैं वो बाहर के सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएंगे। अब वो केमिकल्स क्या हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर दो चीजें होती हैं जो कोगुलेशन के अंदर काम आती है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। कोगुलेशन में जो काम आती है वो दो चीजें होती है। पहले होती है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब आपने इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा होगा ना, उसमें कई बार क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, इस अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर से ही आते हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है। आपके अंदर जब वो आप पाथवे पढ़ोगे तो उसको रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आखिर आए कहाँ से। ठीक है, और उसी टाइम क्यों आए, समझ रहे हो। नॉर्मली भी तो प्लेटलेट्स वहां प्रेजेंट होती है, तब क्यों वो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज नहीं होते। वो क्लॉट या वहां पे जब डैमेज हो जाता है उसके बाद ही प्लेटलेट में से, ग्रैन्यूल्स में से कोई केमिकल्स क्यों निकलते। तो उन सब क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, तो अल्फा ग्रैन्यूल में क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे कुछ, और क्या होगा, PDGF। PDGF का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये दो चीजें किसमें प्रेजेंट होंगी, अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर। डेल्टा ग्रैन्यूल्स में क्या होगा, तीन चीजें होंगी जो कोगुलेशन में काम आती है, सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि इन पांचों चीजों का, एक एक चीज का क्या फंक्शन है कोगुलेशन के अंदर। तो ये पूरा क्या था, प्लेटलेट का एक्टिवेशन था कि प्लेटलेट कैसे एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेशन होने के बाद ये सारे केमिकल्स सराउंडिंग में कैसे रिलीज होते हैं।
ये प्लेटलेट एक्टिवेशन की थ्योरी है। तो प्लेटलेट एक्टिवेशन में क्या होता है, जो प्लेटलेट जिनके पास जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर्स हैं, जब वो बाइंड हो जाते हैं हुक पार्ट VWF मॉलिक्यूल्स के हुक पार्ट पे, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे हम बोलते हैं प्लेटलेट का एक्टिवेशन, राइट। अब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स और डेल्टा ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, पेरिफ्री पे। पहले जो प्लेटलेट्स उनकी पेरिफ्री पे शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी बॉर्डर लाइन पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं वहां जाके। फिर क्या होता है, जो अल्फा ग्रैन्यूल्स और डेल्टा ग्रैन्यूल्स है वहां पे जाके वो अपने अंदर जितना भी उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जितने भी उनके अंदर जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट है, उसको वो कहाँ रिलीज कर देते हैं, बाहर के ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेल्टा ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या होता है। डेल्टा ग्रैन्यूल के अंदर 3 चीजें हमने देखी थी, सीरोटोनिन होता है, एडीपी होता है और कैल्शियम होता है, ठीक है। ये प्लेटलेट है, ये डेल्टा ग्रैन्यूल है, उसके अंदर ये 3 चीजें हैं, सीरोटोनिन, एडीपी और कैल्शियम। सबसे पहले हम देखेंगे सीरोटोनिन का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे जो ये सीरोटोनिन है ना, वो एज ए वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर काम करता है। अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर कैसे काम करते हैं, कैसे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वो मैंने आपको डिटेल में पार्ट फर्स्ट में समझा दिया, उसको वहां समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सीरोटोनिन, यहाँ पे हम सिंपली बोलेंगे कि सीरोटोनिन क्या है, एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो क्या काम करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का, वो वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ने का काम करता है। सेकेंड फंक्शन है एडीपी का। एडीपी यहाँ पे है आइडेनिन डाइफॉस्फेट। देखिए ये कैसे काम करता है, हमने लास्ट में देखा था कि जब प्लेटलेट अडेयर होती हैं तब क्या होता है, वॉन ब्रेवमेंट फैक्टर आता है, प्लेटलेट्स आती है और जीपी फर्स्ट बी की हेल्प से यहाँ पे बाइंडिंग हो जाती है। तो प्लेटलेट अडेशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या देखा था कि प्लेटलेट अडेशन में सिर्फ एक प्लेटलेट किसके साथ जुड़ रही है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ जुड़ रही है, बस एक प्लेटलेट है यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेटलेट चाहिए, सिर्फ एक प्लेटलेट से हम कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट नहीं बना पाएंगे, हमें ग्रुप ऑफ प्लेटलेट्स को यहाँ पे एग्रीगेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा काफी सारी प्लेटलेट्स को। तो उन सारी प्लेटलेट्स को इकट्ठा करने में, एग्रीगेट करने में ये एडीपी काम करता है। कैसे करता है, देखिए नॉर्मली जब ये प्लेटलेट्स यहाँ पे प्लेटलेट अडेशन के टाइम पे जब यहाँ पे ये अडेयर हुई तो इसके ऊपर जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर्स की शेप ऐसी होती है, जब अडेशन होता है, जब इसकी शेप ऐसी होती है कि दूसरी प्लेटलेट्स के साथ ये शेप नहीं जुड़ पाती है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी प्लेटलेट सर्कुलेट कर रही होंगी ना, उसके साथ ये नहीं जुड़ पाता। लेकिन जैसे एडीपी यहाँ पे आ जाता है, देखिए एक बार सीक्वेंस में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एडिशन हुआ, ठीक है, जीबी फर्स्ट बी के साथ यहाँ पे ग्रेन्यूल साइड में डिपॉजिट हो गए। यहाँ पे कौन सा ग्रेन्यूल आया, जब डेल्टा ग्रेन्यूल आया तो डेल्टा ग्रेन्यूल यहाँ से क्या रिलीज करा, एडीपी, एडीपी बाहर चला गया है, ठीक है। ये जीपी फर्स्ट बी की एडीपी जैसे बाहर आ गया, मैंने बताया ना कि सर्कुलेट में रिलीज हो जाता है, तो जैसे ही एडीपी बाहर सर्कुलेट में रिलीज हुआ, ये एडीपी इस जीपी फर्स्ट बी की शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसकी शेप ये ऐसी बना देगा कि ये बाकी प्लेटलेट्स के साथ भी क्या कर सके, जुड़ सके। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसकी ऐसी शेप थी, इसने मुंह मोड़ रखा था, ऐसे मानो कि इसने मुंह मोड़ रखा था कि मैं खफा हूं, मैं नाराज हूं, मैं किसी दूसरी प्लेट के साथ कोई दोस्ती नहीं करूंगा, उनका हाथ नहीं पकड़ूंगा, उनको रोकूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही एडीपी यहाँ पे आया, इसने इसकी शेप को चेंज कर दिया, इसकी शेप इसने ऐसी बना दी, ठीक है, एकदम हाथ खोल दिए, इस तरीके से बना दिया कि दूसरी जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे आके क्या कर सके, जुड़ सके। इसने इसकी शेप को चेंज कर दिया। तो एडीपी का मेन फंक्शन क्या होता है कि रिसेप्टर्स की शेप को चेंज कर देता है, इसलिए चेंज कर देता है कि जिससे दूसरी प्लेटलेट जो है वो भी यहाँ पे आके बाइंड हो सके। तो जैसे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, एडीपी जैसे इसकी शेप चेंज कर देगा, तो बाकी की जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये यहाँ पे ये बाइंड होगी, जैसे दूसरी प्लेट आके बाइंड हुई, जैसे ये बाइंडिंग हुई ये एक्टिवेट हो गई, इसके एक्टिवेट होती है वो ग्रैन्यूल साइड में चले गए, डेल्टा ग्रैन्यूल जैसे ही बाहर गया उसने एडीपी को रिलीज करा, एडीपी यहाँ बाइंड हुआ, इसने इसकी शेप को चेंज किया, इसकी शेप चेंज हुई तो तीसरी प्लेट आके जुड़ गई। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी और प्लेटलेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा। यहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगी, बहुत सारी प्लेट्स यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने देखा था प्लेटलेट अडेशन क्या होता है। अडेशन में सिर्फ एक प्लेटलेट आके बाइंड हुई, उसके बाद प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन होने के बाद प्लेटलेट्स का वहां पे क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ, ठीक है। तो एडीपी क्या करता है, वो काम करता है, वो एग्रीगेटिंग केमिकल सब्सटेंस की तरह काम करता है। कैसे, वो एडीपी जो है जैसे वो बाइंड होता है जीपी फर्स्ट बी रिसेप्टर्स के ऊपर, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, उसकी शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। वो इस तरीके से चेंज करता है कि जो जीपी फर्स्ट बी है फिर वो दूसरी प्लेटलेट्स के, अनदर प्लेटलेट्स के साथ क्या हो जाता है, वो बाइंड हो जाता है। जैसे ये बाइंडिंग होती जाएगी, 1 से 2 जुड़ेंगी, 2 से तीसरी वाली जुड़ेगी, उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा। तो सिंपली प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या है,
प्लेटलेट एग्रीगेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लेटलेट्स बाइंड विद द प्लेटलेट सरफेस। अभी मैंने आपको प्लेटलेट एडिशन बताया था, वो क्या था? प्लेटलेट एडिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लेटलेट्स नॉन प्लेटलेट सरफेस पे जाके बाइंड होती है, और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स प्लेटलेट सरफेस के जाके बाइंड होती है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? यहाँ पे प्लेटलेट्स प्लेटलेट नॉन प्लेटलेट के साथ बाइंड हो रही थी, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट सरफेस के ऊपर बाइंड हो रही है। ऐसी प्रोसीजर को कहा जाता है प्लेटलेट एक्टिवेशन या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन। नेक्स्ट है थर्ड हमारा कैल्शियम आयंस। देखिए ये कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलेंगे। आपने जब भी कोई पाथवे पढ़ा होगा ना, तब आपने देखा होगा कि एक क्लॉटिंग फैक्टर आया, दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर आया, दोनों क्लॉटिंग फैक्टर आए, तब आगे की प्रोसीजर हो पाई। ठीक है, तो होता क्या है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो अमाइनो एसिड्स की क्या होती है, पूरी एक चेन होती है, एक अमाइनो एसिड्स की पूरी चेन होती है, और लास्ट में यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं COO नेगेटिव ग्रुप। हर एक क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि एक अमाइनो एसिड की चेन होगी, किसी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स में अमाइनो एसिड की चेन छोटी होगी, किसी में लंबी होगी। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड्स की चेन होगी, और उसके ऊपर एंड में क्या प्रेजेंट होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसे हम CO नेगेटिव कहते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर, मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 है और ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 है। अब देखिए दोनों पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, COO नेगेटिव, दोनों पे सेम चार्ज है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो सेम चार्ज होता है वो कभी बाइंड नहीं हो पाता है, वो एक दूसरे को रिपेल करने का काम करता है और दूर करने का काम करता है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें क्लॉट बनाना है, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन करना है, तो उन दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उनको जोड़ने के लिए कैल्शियम आयन काम करता है। कैल्शियम आयन पे नॉर्मली हमें पता है कौन सा चार्ज होता है, 2+ का चार्ज होता है। कैल्शियम 2+ आयन्स होते हैं, ये जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर उस ग्रैन्यूल से रिलीज हुए, ये हम मान के चल रहे हैं। तो कैल्शियम आयन्स पे क्या है, 2+ का चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम आयन का एक पॉजिटिव चार्ज इस एक नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेता है, और कैल्शियम आयन का दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से ये कैल्शियम आयन, ये मान के चलिए इस कैल्शियम आयन के 2 हाथ हैं, तो एक हाथ तो ये एक क्लॉटिंग फैक्टर से पकड़ लेगा, ठीक है, और दूसरा हाथ ये दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ पकड़ लेगा, उन दोनों को पास में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से कैल्शियम आयन 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स को साथ में जोड़ते हैं, जिससे आगे की क्लॉटिंग प्रोसीजर हो पाती है। तो कैल्शियम आयन कैसे काम करते हैं, ये बाइंड करते हैं 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक साथ, एक दूसरे के साथ। कैसे, हाउ? तो कैसे करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पे क्या होता है, एक चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, और साइड में क्या होता है, कार्बोक्सिलेटेड आयन्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिसके ऊपर CO नेगेटिव ग्रुप होता है। कैल्शियम आयन्स के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम आयन एक बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, CO नेगेटिव ग्रुप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 9 के साथ इसने एक बॉन्ड बना लिया, और दूसरा बॉन्ड इसने क्लॉटिंग फैक्टर 11 के साथ बना लिया। इस तरीके से दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स को जोड़ने का काम करा। ठीक है, यहीं पे मैं आपको कैल्शियम किलेशन के बारे में बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार पढ़ते हैं ना एंटीकोगुलेंट के अंदर कि कैल्शियम किलेशन एजेंट है, कैल्शियम को किलेट करने का काम करता है। वो कैसे करता है, ये मेरे पास EDTA वाइल है जो वायलेट कलर की होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, EDTA केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसे काम करती है, अब हमने जो ब्लड लिया ना, ब्लड सैंपल इसके अंदर जो लिया, उस ब्लड सैंपल के अंदर क्या है, कैल्शियम आयंस है, प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, ब्लड के अंदर ही तो हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी और कैल्शियम आयंस भी हैं। ये EDTA क्या करेगा, इस कैल्शियम आयन को अपने पास खींच के अपने पास बुला लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए यहाँ पे जब कैल्शियम ही नहीं बचा, तो इन दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स को कौन मिलाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स वहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए वहाँ पे कैल्शियम आयन नहीं है। कैल्शियम आयन दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो ये दोनों नहीं जुड़ पाएंगे 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो वहां पे क्लॉट नहीं बन पाएगा। इस तरीके से EDTA जो वाइल है वो काम करती है कि EDTA इस कैल्शियम को अपने साथ किलेट बना के रख लेता है, उसके साथ बॉन्ड बना के रख लेता है, और जैसे यहाँ से कैल्शियम हट जाएगा, 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सैंपल है वो कौन सा रहेगा, होल ब्लड सैंपल रहेगा। तो इस तरीके से जो कैल्शियम किलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा जो फंक्शन है अल्फा ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन होता है। अल्फा ग्रैन्यूल्स में 3 चीजें प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजन और PDGF।
तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या काम होता है, देखिए इसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 5 और क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पाथवे पढ़ेंगे ना, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, तब हमें समझ आएगा कि इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या काम होता है। तो यहाँ पे बस इतना सही समझिए कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है 5th और 8th जब हम बाद में डिस्कस करेंगे तो ये कहाँ से आया, तो उसका जवाब क्या होगा कि ये अल्फा ग्रेन्यूल्स ने रिलीज करे 5th को और 8th को। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। तो फिब्रिनोजन का भी क्लॉट फॉर्मेशन में क्या रोल होता है एग्जैक्टली हम उसको पाथवे के अंदर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो ये फिब्रिनोजन जो ये प्रोटीन होता है वो भी कहाँ से रिलीज हो रहा है, इस अल्फा ग्रेन्यूल से रिलीज हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पीडीजी है जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसका क्या काम होता है, देखिए जब हमने स्टार्ट करा था ना कि इसकी हमारे यहाँ पे चोट लग गई है, कोई डैमेज हो गया, तो डैमेज होने से वहाँ पे क्या हुई थी, कुछ स्मूथ मसल्स भी डैमेज हो गई थी, वहाँ की जो कोलेजन लेयर थी वो भी डैमेज हो गई थी। तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो डैमेज हो गई है ना, स्मूथ मसल्स, कोलेजन, एंडोथेलियल सेल्स, जो जितने भी चीज वहाँ पे डैमेज हो गई है उसको वो क्या करती है, रिकवर करती है, वापस उसको हेल्दी बनाने का काम करती है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर है, ये एक फैक्टर है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये प्लेटलेट से डिराइव करा गया है। ये प्लेटलेट के अल्फा ग्रेन्यूल से तो रिलीज हुआ है, तो ये प्लेटलेट से डिराइव करा गया है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है जो प्रमोट करता है ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को सॉरी, जो स्मूथ मसल डैमेज हो गई हैं, जो कोलेजन डैमेज हो गया, उन सब की ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, रिकवर करता है उनको। सो या दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।